This is page number 1. Now conversion of moving coil galvanometer into ammeter and voltmeter. तो अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्जन ऑफ एमसीजी या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, not the moving coil galvanometer, only galvanometer. Conversion of galvanometer in ammeter और दूसरा क्या होता है, वोल्टमीटर. अमीटर एंड वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो अमीटर में कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक इनफाइनाइट स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिसको संट बोला जाता है. तो ऐसा संट का मतलब होता है पैरेलल में एक और स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना, संटेड करना. तो यहाँ पर से मान लो सर्किट में टोटल करंट आई है, यहाँ से कितना करंट चला गया, आई जी. तो यहाँ से कितना जाएगा, आई माइनस आई जी. और ये दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. तो एक्चुअल में जो मोस्ट ऑफ द करंट होता है ये संट रेजिस्टेंस से बाईपास हो जाता है. इसलिए इसकी जो कॉइल होती है ना वो डैमेज होने से बचती है ना, डैमेज नहीं होती. अदरवाइज पूरा करंट अगर यहाँ से जाएगा तो इसकी कॉइल डैमेज हो जाएगी. तो संट करने से मोस्ट ऑफ द करंट इससे बाईपास हो जाता है आपका संट रेजिस्टेंस से. तो इन दो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आएगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, एंड दिस इज इक्वल्स टू आई इनटू, sorry, it is Ig into G and equals to I minus Ig into S. So therefore shunt resistance will be given by Ig into G divided by I minus Ig. What is Ig here? Ig is full scale deflection current. ये full scale deflection current है यहाँ पे, है ना. और इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, अमीटर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, अमीटर का रेजिस्टेंस आर ए, इट इज जी इंटू एस डिवाइडेड बाय जी प्लस एस. और आइडियल अमीटर अगर ले लें अपन, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए 0. ठीक है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0. पूरे अमीटर का रेजिस्टेंस इतना है. कितना शंट चाहिए वो यहां से निकलेगा. सर्किट में अमीटर को कहां पे फिट करते हैं, ये इतना पूरा जो पोर्शन होता है, दिस इज अमीटर. ये अमीटर बनता है, इतना पूरा जो पोर्शन है ना. और सर्किट में अमीटर को कहां पे लगाते हैं अपन, जैसे सर्किट में अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज. जैसे यहां से टोटल करंट आई आ रहा है, तो ये टोटल करंट आई यहाँ पे सर्किट में मेजर होता है. सीरीज में आप इसको लगाते हो, जैसे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपने बैटरी ले लिया है ना 20 वोल्ट की, और ये अमीटर आप कहाँ पे लगाते हो, इसके सीरीज में लगाते हो करंट को मेजर करने के लिए कि भाई सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है. तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए. कितना शंट लगेगा वो आप यहाँ पर से देख सकते हो. वैल्यू ये हो गई शंट रेजिस्टेंस की, कितना लगेगा. Ig क्या है यहाँ पे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है. एंड देन वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर में कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं RH. तब ये जो डिवाइस है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है. तो इतना पूरा जो पोर्शन है इट बिकम्स वोल्ट मीटर, ये इतना. तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा भाई, गैल्वेनोमीटर से फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो करंट जाएगा इट इज Ig.
तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस RH, है ना, ये फार्मूला रहेगा। यहाँ पे सर्किट में वोल्ट मीटर को कहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिसके अक्रॉस में हमें वोल्टेज मेजर करना होता है। ये करंट यहाँ से जा रहा है, तो वोल्ट मीटर से कितना करंट पास होगा, IG के बराबर करंट जाएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज G प्लस RH, ये बहुत हाई होना चाहिए। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट यहाँ से जाएगा और जो रीडिंग है वो करेक्ट रीडिंग आएगी। एंड आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस RV टेंड्स टू इंफिनिटी। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, छोटे से न्यूमेरिकल में यहाँ पे डिस्कस कर लूं। मान लो एक अमीटर आपको बनाना है, ठीक है, और जो फुल स्केल डिफ्लेक्स, यहाँ पे जो टोटल करंट है ये आपको 10 एम्पियर का मेजर करना है। एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG, इट इज सपोज 2 मिली एम्पियर का है एंड इसका रेजिस्टेंस सपोज 50 ओम का है, तो फिर शंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, नाउ इट इज IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 2 मिली एम्पियर, 2 into 10 to the power minus 3, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है कॉइल का, इट इज 50 ओम डिवाइडेड बाय, देखो डिनोमिनेटर में ये 10 एम्पियर का बना रहे हैं, 10 एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर, तो 10 एम्पियर में से 2 मिली एम्पियर को सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो आंसर लगभग आपका 10 ही बचेगा। तो रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस विल बी, ये यहाँ पे एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, इट इज 10 टू द पावर माइनस 2 ओम के आसपास का क्या बचेगा, यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस लगेगा। तो मान लो आपको किसी सर्किट में 10 एम्पियर का करंट मेजर करना है और आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है, 2 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है। ठीक है, ये 2 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है, तो रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप मेजर कर सकते हो। मान लो आपको किसी सर्किट में एक वोल्ट मीटर बनाना है, कितनी वोल्ट रेंज का, 40 वोल्ट रेंज का, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस 50 ओम है और आपको ये RH की वैल्यू निकालनी है। गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम 2 मिली एम्पियर का करंट जा सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, मतलब जो रिक्वायर्ड हाई रेजिस्टेंस है, सीरीज में जो आप हाई रेजिस्टेंस लगाते हो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन यहाँ पर से हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है, कितनी रेंज का बनाना, 40 वोल्ट का, IG इज 2 मिली एम्पियर इंटू 50 प्लस RH, और इसको सॉल्व कर लोगे तो मिली को कन्वर्ट करना है यहाँ पे पहले 10 टू द पावर माइनस 3 लेके, और जब सॉल्व कर दोगे तो RH विल बी, इट इज 40 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड ओवरऑल माइनस 50। तो ये पूरा जो आंसर आएगा आपका ओम पे पूरा आंसर निकल के आ जाएगा, कितना हाई रेजिस्टेंस आपको चाहिए। ठीक है, तो ये छोटे से जो न्यूमेरिकल है उसके सपोर्ट में भी बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं ऐसे, मैंने ये डिस्कस किया यहाँ पे कन्वर्जन के। समझ गए कि कोई डाउट इस हो गया। नेक्स्ट है फिर वायोट सेवर्ट लॉ, इस पे अभी दिस इज पेज नंबर 2, इस पे है अभी बायोट सेवर्ट लॉ ना।
बायोट सेवर्ट लॉ, किसी करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए बायोट सेवर्ट लॉ की जरूरत पड़ती है। तो मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है ना, इस पे करंट आई फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ये रेडियस वेक्टर हो गया, यहाँ पे ये एंगल थीटा डिग्री का है। तो जो छोटा सा करंट एलिमेंट आप लोगे यहाँ पर, ये करंट एलिमेंट हम ले रहे हैं, इट इज आई इंटू डीएल वेक्टर। तो ये करंट एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो बायोट सेवर्ट लॉ से हम लिख रहे हैं यहाँ पे, बायोट सेवर्ट लॉ से यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड, और ये छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ठीक है। तो डीबी इज इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई डी एल साइन थीटा के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटा दे तो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर इनटू मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज किसमें बचेगी ये वैल्यू, इट इज इन टेस्ला मीटर पर एम्पियर में इसकी यूनिट बचेगी, है ना, परमिएबिलिटी की यूनिट। तो ध्यान रखना, ये बायोट सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखोगे इसको, तो इन वेक्टर फॉर्म, इसी लॉ को वेक्टर फॉर्म पे लिखना है। तो dv वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट इज नाउ I into dl क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। dl क्रॉस r कैप इज द यूनिट वेक्टर, तो ये इसका यूनिट वेक्टर इधर। तो क्या है, dl क्रॉस r, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन dl ऊपर है और r इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड आ रहा है। या तो फिर आप सीधा सीधा राइट हैंड थंब रूल ले लो, ऐसे भी समझ लो कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और उंगलियों का जो डायरेक्शन वो अंदर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है। एंड आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आर कैप की वैल्यू, या फिर इसी को बायोट सेवर्ट लॉ को, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना लिख दोगे, आर क्यूब लिख दोगे, since r cap is r vector divided by magnitude of r। तो वेक्टर फॉर्म पे बायोट सेवर्ट लॉ को आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गई उसकी बायोट सेवर्ट लॉ की। मैथमेटिकली आप वर्डिंग में स्टेटमेंट लिखोगे 1-2 लाइन की, और उसके बाद फिर इस तरह से एक्सप्लेन करोगे उसको, ठीक है। अभी जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, यहाँ पे सीधा सीधा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मान लो कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इस पे करंट फ्लो हो रहा 5 एम्पियर का, ठीक है। और ये है यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट हम लेते हैं, ठीक है, छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं हम यहाँ पे। ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहे हैं हम यहाँ पे, करंट एलिमेंट मान लो 2 सेंटीमीटर लेंथ का ले रहे हैं। तो यहाँ से 4 मीटर नीचे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कैलकुलेट करना, और इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे 4 मीटर नीचे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, देखो करंट ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड एयर, है ना। एंड ये मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगी, फार्मूला बन जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये डीएल मतलब 2 सेंटीमीटर लेंथ का है ये। तो वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल है ये, एंड इट्स वैल्यू इज 10 टू द पावर -7 इंटू आई की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर, एंड डीएल इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2
and it is now sin 90 degree whole divided by r square मतलब 4 मीटर का होल स्क्वायर एंड फाइनली यू विल गेट दिस आंसर इन टेस्ला। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका टेस्ला में आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना डायरेक्शन भी पूछ लेता है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है। यहाँ पे अंदर का डायरेक्शन कौन सा, देख फील्ड करंट का डायरेक्शन किधर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है और ये भी पता चल गया हमको कि ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये नॉर्थ टू साउथ है कि साउथ टू नॉर्थ, ये कैसे पता कर लोगे कि नॉर्थ टू साउथ है। तो इस पे ध्यान देना, ये हम ऐसा ले रहे हैं है ना, इस पे एक्सिस आप कुछ इस तरह से बना लो जैसे वेस्ट से ईस्ट, तो इसके लिए फिर आपके पास एक तो तरीका ये हो गया कि एक आप वायर इमेजिन कर लो या पेन इमेजिन कर लो ऐसा, और इस पे करंट ये वाले डायरेक्शन पे जा रहा है, कैप के डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे जो कर्ल ऑफ फिंगर है हमारी ये इस डायरेक्शन पे आ रही है अंदर की तरफ, बराबर, ये ऐसे समझ लो ऐसे है ना, कर्ल ऑफ फिंगर ऐसी है। तो ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो फिर इधर का डायरेक्शन कौन सा होगा, इधर का कौन सा होगा, बराबर है। जैसे इस सिचुएशन के हिसाब से मेरे लिए ईस्ट इधर है वेस्ट इधर, तो मैं पेन को ऐसा पकड़ूंगा और यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रहा है नीचे ये इधर पे आ रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ की तरफ बन रहा है ये डायरेक्शन, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन आ रहा है। तो ये वायोट-सैवर्ट लॉ स्टेटमेंट ये हो गई और एक आइडियल के लिए कैलकुलेशन कैसे करते ये हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट वायोट-सैवर्ट लॉ किस पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, ले लिए? हो गया सर। नाउ पेज नंबर 3 पे देखो, इसमें इनफाइनाइट स्ट्रेट लेंथ के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्कशन है वो हम कहां से निकालेंगे, उस पे को मैंने फार्मूला सीधा सिखाया है, लेकिन आपकी बुक में जो डिस्कशन उसका वो है एम्पियर सर्किट लॉ से। लेकिन सर्कुलर कॉइल के सेंटर में, आर्क के सेंटर में, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसका यूज करके हम लिखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो। Now this is page number 3. Next, देखो ये पेज नंबर 3 है यहाँ पे, और इस पे पेज नंबर 3 पे वापस जाते हैं अपन। सबसे पहले तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ये किसके बराबर लिखते हैं अपन, यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है, इट इज मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट इज m वेक्टर and magnetic moment is given by ni into a, it is area vector। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, its unit is एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट आएगी, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट। मान लो किसी जगह पे ये कॉइल हमने रख दिया, इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, और ये इस प्लेन पे रखी हुई है ये कॉइल यहाँ पे ऐसी। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा इस कॉइल का ये कैसा बनेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट बाय राइट हैंड थंब रूल। सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज अप हियर, इट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर हियर, ठीक है। इसकी रेडियस सपोज अगर r के बराबर है और इसमें n टर्न्स हैं, दिस इज n टर्न्स, तो और सर्कुलर अगर ये कॉइल है तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल इज NIA, n is number of turn, I is current into pi r square। अगर सर्कुलर कॉइल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बट कॉइल का जो शेप है जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही होगा, कोई और शेप भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक मूवमेंट। यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, फार्मूला क्या है, NIA। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज बिहेव लाइक मैग्नेटिक डायपोल
और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक डायपोल इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, अब इसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको वायोट-सैवर्ट लॉ से कैसे लिखेंगे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन, ये मैंने सर्कुलर कॉइल लिया एक और इस पे करंट मान लो आई फ्लो हो रहा है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें लिखना है कितनी आएगी इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण। ठीक है, इसके सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट लोगे, इसकी रेडियस आर है, यहाँ पे छोटा सा जो करंट एलिमेंट ये आएगा, इट इज आइडियल वेक्टर, रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये छोटे से करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही, देख सकते हो आप, तो ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन पे आ रही है ना, तो पूरे वायर के लिए, पूरे सर्कुलर लूप के लिए आउटवर्ड बनेगी, या ऐसा भी समझ सकते हो राइट हैंड थंब रूल से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड एट द सेंटर। तो सबसे पहले इस पोर्शन के कारण लिखोगे तो इट इज dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin 90 डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये छोटे से एलिमेंट के कारण, और ऐसे सारे पूरे लूप के लिए अगर आप ले लोगे छोटे छोटे एलिमेंट तो सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आएगी। तो सीधा सीधा आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दोगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई it is IDL divided by R square, and after simplification जो total magnetic field है it is mu naught upon 4 pi I divided by R square is taken outside the integration, and integration over the closed loop it is 2 pi R here, so it is mu naught upon 4 pi I divided by R into 2 pi R, ये R square और ये 2 pi R आ गया। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इट इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर के बराबर है। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर कॉइल के कारण। और अगर इसमें एन टर्न है तो फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई डिवाइडेड बाय आर इंटू एन का आप मल्टीप्लाई कर दोगे अगर इसमें एन टर्न होते हैं, सिंगल टर्न है तो ये फार्मूला रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकालोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? हेलो, अरे समझ गए? समझ गया सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया सर। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन अभी। देखो अभी, अब इस पे ये सर्कुलर कॉइल है, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है। ये सर्कुलर कॉइल है, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देखना कितनी आएगी। दिस इज दियर सेंटर एंड ये इसकी रेडियस है, करंट इसमें फ्लो हो रहा आई, एंड सपोज देयर आर एन टर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ
कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। तो ये कोई पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे P पॉइंट, जहाँ पे आपको ये x डिस्टेंस पे P पॉइंट है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आता है ये डेरिवेशन यहाँ पे। तो इस कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट अगर देखोगे तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इट इज दिस, ये इस कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट है, और मैग्नेटिक मूवमेंट इज N इंटू आई इंटू ए, ठीक है, इट इज N इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर इज दियर मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है यहाँ पे। और P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है x डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट इमेजिन करोगे, ये करंट एलिमेंट हो जाएगा डीएल वेक्टर, आई डीएल वेक्टर, और ये छोटे से करंट एलिमेंट के कारण पहले यहाँ पे ये r डिस्टेंस है, ठीक है, और ये डीएल के साथ में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। तो डीएल के साथ में भी ये 90 डिग्री का एंगल है, 3D में इमेजिन करना। ये जो डीएल वेक्टर है इसके साथ में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, रेडियस के साथ भी 90 डिग्री का और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल है। तो डीएल क्रॉस आर करने से ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर आएगी, ये डायरेक्शन ऐसा आएगा बाय राइट हैंड थंब रूल, एंड ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, सपोज दिस एंगल इज ऑफ थीटा डिग्री, इट इज 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर ये थीटा डिग्री का एंगल ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जो कंपोनेंट आएंगे इसके, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जितने भी db cos थीटा वाले कंपोनेंट है, ये सब कैसे होते जाएंगे आपके, कैंसिल आउट होते जाएंगे। कौन से वाले कंपोनेंट आपके, ये वाले जो कंपोनेंट है यहाँ पे db cos थीटा वाले कंपोनेंट, ये कैंसिल आउट होते जाएंगे। जो भी कंपोनेंट बचेंगे, देखो रेडियस वेक्टर के साथ में dv वेक्टर हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा, ठीक है, रेडियस वेक्टर के साथ में ये जो रहेगा ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। तो ये थीटा है, तो ये ऑफ कोर्स कितना होगा यहाँ पे, इट इज, अगर ये 90 हो गया तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट इज dv sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, dv cos थीटा। तो रिंग सिमेट्रिक है ना, सर्कुलर कॉइल सिमेट्रिक होने के कारण जितने भी dv cos थीटा वाले कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, और नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर, किसके कारण बचेगी यहाँ पे, dv cos थीटा के कारण बचेगी, ठीक है, dv sin थीटा के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगी। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं कि ये जो dv की वैल्यू इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है r, इट इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर ये डिस्टेंस आएगा। तो सिंस ऑल dv cos थीटा कंपोनेंट will cancel each other, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी P पे, इट इज इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप ऑफ dB sin theta, but theta angle is constant here, integration over the closed loop it is mu naught upon 4 pi, it is I dl divided by r square into sin theta। इसमें भी क्या कांस्टेंट आ जाएगा, देखो sin theta एंगल कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, सिर्फ dl बचेगा। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पे, इट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, एंड साइन थीटा, ये थीटा के कारण, यहाँ पर के थीटा के कारण नहीं है ये, है ना, इनटू साइन थीटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप dl। तो जो dl आप ऐड करोगे ये सरकमफ्रेंस आ जाएगी इसकी कॉइल की। सो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू साइन थीटा इनटू 2 पाई कैपिटल R बचेगा ये, ठीक है, 2 पाई कैपिटल R। अब साइन थीटा को रिप्लेस कर दो, तो साइन थीटा यहाँ पे देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैपिटल R अपॉन R आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर तुम साइन थीटा देख रहे हो तो इट इज कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो ये फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, साइन थीटा की जगह कैपिटल R अपॉन स्मॉल r
into 2 pi r. So this formula can be written as mu naught upon 4 pi I into 2I into pi r square whole divided by r cube. बट ये टर्म है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे, तो 2 टाइम्स मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन आर क्यूब, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस. तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला निकल के आएगा, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का. और अगर इस कॉइल में आपके n टर्न है तो फिर वहां पे n का मल्टीप्लाई कर दोगे. ये अपन ने सिंगल टर्न के लिए लिखा है. समझ गए? हेलो, पेज नंबर 5. Now it is पेज नंबर 5. देखो इस पे पेज नंबर 5 पे इस पे है फिर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ना. इस पे मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लोगे. इट इज आई इंटू डी एल वैक्टर, और ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल आर. इसके साथ में ये एंगल थीटा डिग्री का है, और अगर ये वाई एक्सिस की तरफ गया है यहाँ पे तो आई इंटू डी वाई आप लिख दोगे. ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा. और जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्योंकि इंफिनिटी की तरफ है तो ये एंगल भी पाई बाई 2 रहेगा, और इधर का जो नीचे का एंगल है ये भी पाई बाई 2 आएगा. तो सबसे पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड एंड इट इज I इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये आएगा यहाँ पे फार्मूला. एंड फिर साइन थीटा एक और फैक्टर, तो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय आर. की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, स्मॉल आर की. इट इज वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा. तो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, ये वाला थीटा भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, दो दो वेरिएबल है, तो इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो अगर मैं टेन थीटा ले लूं ये थीटा, तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा यहाँ पे अंदर का है ना, ये एंगल अंदर का कितना आएगा 180 माइनस थीटा. और इसको मैं अगर फाई ले लूं यहाँ पे तो tan फाई इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय r. मतलब ये हो जाएगा sec स्क्वायर फाई डी फाई इज इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय r बचेगा ये. ठीक है, तो dy का एलिमिनेशन हो जाएगा और फाई से फाई और थीटा एक दूसरे से रिलेटेड है. ये फाई और थीटा कैसे एक दूसरे से रिलेटेड, यहाँ पे ये वाला एंगल कितने का आएगा यहाँ पे, इट इज 180 माइनस थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो सिंप्लीफाई करने पे मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, या फिर सिंप्लीफाई करने पे इट इज 90 माइनस थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. एंड फाई थीटा की वैल्यू को आप फाई इज इक्वल टू थीटा माइनस 90 डिग्री, और थीटा इज 90 प्लस फाई. तो यहाँ पे साइन 90 प्लस फाई किसमें रिड्यूस हो जाएगा, ये कॉस फाई में रिड्यूस हो जाएगा. और फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, अब मैं यहाँ पे ज्यादा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दोगे, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक. और जो फार्मूला है इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई की जगह पे कितना लिख दोगे आप,
डी वाई की जगह पे लिख दोगे इट इज आर इंटू सेक स्क्वायर फाई डी फाई एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को रिप्लेसमेंट ले लोगे वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी है, इट इज आर स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर फाई प्लस वन इज सेक स्क्वायर फाई। तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पे इट इज रूट के अंदर बचेगा, यहाँ पे इट इज आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई से, है ना। तो रूट के बाहर निकाल दोगे तो ये आर कैंसिल, एक सेक फाई बचेगा यहाँ पे एंड नाउ दिस टर्म 1 मिनट बेटा, ये वाली वैल्यू उतनी ही आएगी, इट इज ये पूरे स्क्वायर के टर्म पे रहेगी यहाँ पे, ये ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। पावर आर स्क्वायर होता है और साइन फाई को भी रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे इंटू साइन फाई, तो साइन फाई की वैल्यू साइन फाई 1 मिनट, हाँ ये दोबारा लिख रहा हूं मैं स्टेप को, देखो ये पूरा टर्म हमें लिखना है, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, लिमिट माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक जाएगी। आई डी वाई की वैल्यू देखो यहाँ पर से, डी वाई की वैल्यू आर का क्रॉस मल्टीप्लाई होके इट इज आर सेक स्क्वायर फाई फिर डी फाई और ये साइन बचेगा यहाँ पे साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये पूरा टर्म इसके बराबर है और ये वैल्यू इस टर्म के बराबर आ गई यहाँ पे, इट इज आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई के बराबर, और थीटा और फाई भी एक दूसरे से रिलेटेड है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इस इंटीग्रेशन को, तो पूरा फाइनल रिजल्ट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इट इज 2i डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, r के बराबर बचेगा। और जो बीच की जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं हमारे लिए कोई काम की नहीं है, हमने लॉन्ग टर्म के क्लासेस पे ऑलरेडी ये किया हुआ है, तो ये ध्यान रखोगे। फार्मूला कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r के बराबर, तो ये इस तरह से है। तो जो बीच की मैथमेटिक्स हैं अगर आप छोड़ोगे तो थोड़े बहुत मार्क कटेंगे आपके, आधा 1 मार्क कट सकता है, और आप स्टेप कैसे लिए वो लिखना। अब यहाँ पर से अगर स्टेप छोड़ोगे तो हो सकता है आधा मार्क कटे और नहीं भी कटे, है ना। तो ये फाइनल रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r के बराबर होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। और एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन। तो ये मान लो कोई आर्क है, सर्कुलर आर्क, इस पे करंट आई फ्लो हो रहा है और यहाँ पे ये इसकी रेडियस आर है और एंगल कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ये कैसे निकालोगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर फिर से आपको एक छोटा सा करंट एलिमेंट आईडीएल लेना पड़ेगा। ये आर्क मान लो ए से लेकर बी तक है, यहां से ये सेंटर तक जो डिस्टेंस आ रहा है ये कैपिटल आर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड इज डीबी और डीबी मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है डीएल और आर के साथ में ये एंगल 90 डिग्री का है। एंड अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल कहां से कहां तक जाएगा, ए से बी तक जाएगा, तो ए से बी तक की आर्क पता चल जाएगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू ए बी आर्क आ जाएगी। तो एंगल की जो डेफिनेशन है आर्क लेंथ, ए बी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है, तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ है इट इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा आप लिख सकते हो। सो द फार्मूला इज रिड्यूस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड इट इज थीटा इंटू आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल एंड द फार्मूला रिड्यूस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर इंटू थीटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे,
ठीक है, थीटा को काय में रखना, लेकिन रेडियन में रखना है यहाँ पे। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।